नमस्कार। आज हम रोशन दीदी के नृत्य के सफ़र के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे और उनकी नृत्य शिक्षा, रोहिणी जी के साथ उनका नृत्य का शिक्षण कैसे रहा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए। तो आपने जब रोहिणी ताई के यहाँ सीखना शुरू किया, तब आपने सोचा कि आप क्लास शुरू करेंगे खुद हाँ। का। पर यही करना है, ऐसे मन में कब ठाना मतलब? नहीं, मुझे ये पता नहीं था कि और कथक में क्या होता है। मुझे लगता था कि क्लास शुरू किया तो बस हो गया, बच्चों को सिखाना है, इतना ही मेरा उस समय था। पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया और रोहिणी जी के साथ काम करती गई तो मुझे समझ में आया कि कथक का कितना बड़ा माहौल है पूरा है और कितनी बातें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम मेरा शुरू हुआ था। तो मतलब सीखती भी थी, सिखाती भी थी और ये सब एक ही साथ चल रहा हो, था। और यस। बहुत सारे साल तक शायद आपकी मतलब रोचित ये पहली शायद संस्था होगी जो इतनी जल्दी उसका क्लास शुरू हो बिल्कुल, गया। मेरा ही क्लास। कैसे बेबीते ने परमिशन दी है मुझे पता नहीं। 80s में मैंने शुरू किया, 78 में मैंने सीखना शुरू किया और 80s में मैंने क्लास शुरू किया। मतलब 2 ही साल 2 साल में पता नहीं कैसे उन्होंने ये दिया मुझको, परमिशन दी, पर दिया समझ में नहीं आया। शायद उनको लगा होगा कि ये शायद सिखाएगी। और उसके साथ साथ थोड़े दिन के लिए शमा जी सिखाती थी वहाँ पे, फिर बाद में वो भी सिखाना बंद हो गई तो रोहिणी जी ने कहा कि अब तुम क्लास में भी आके सिखाना शुरू करो। यहाँ पे एक ये है मंगल कार्यालय है, तो उसमें मैंने एक ही साल में मैंने बच्चों को निकाल के वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था। उस समय मैं बेबीताई को भी बुलाया था, तो वो सारा देख के उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अब मेरे क्लास में भी सिखाना शुरू कर दो। तो इसलिए वो शायद होगा कि मेरे सिखाना देख के, सिखाने की आदत तो थी बच्चों को पकड़ने की तो इस तरह से शायद हो गया होगा। तो पहला आपकी जो नृत्य प्रस्तुति थी वो एक ही साल में आपने पहली नृत्य प्रस्तुति कर ली जब आपने क्लास शुरू किया। उसके बाद एक 2 साल में, 2 साल के बाद मैंने यहाँ पे किया। अच्छा। बच्चों का हुआ वो। आपने जब यहाँ पे क्लासेस शुरू किए तब बहुत सारी लड़कियाँ आती थी कि तब भी इतना माहौल नहीं था? नहीं, उस समय मेरे पास 25-30 लड़कियाँ थी। मतलब बहुत हाँ, सारी होती थी, काफ़ी थी वैसे। 25-30 लड़कियाँ थी, कोई आता था, पूछता था। और 2-3 साल के लिए आके छोड़ देने वाली भी थी। तो मज़ा मतलब था। आपने बाकायदा विषय भी सीखा है स्कूल में। हाँ। आप स्पोर्ट्स में भी थी, चित्रकला में भी थी और साहित्य का आपका तो पहले से विशेष प्रेम था। और साहित्य नहीं, मेरे काम के लिए जितना साहित्य चाहिए उतना। मैं साहित्य बहुत कादम्बरियाँ पढ़ती थी, ऐसे कुछ नहीं था, पर मेरे काम के लिए जो साहित्य चाहिए वो मैं ज़रूर ढूंढ निकालती थी। पर आप वो फिर कैसे मतलब खुद से कैसे जोड़ती थी? अगर कोई साहित्य की रचना आपको अच्छी लगी तो क्या आप वो चित्रकला से उसको कागज पे करती थी या फिर आपके डांस में करती थी? नहीं, डांस में। पहले मन में और फिर डांस में। तो तब से इतिहास की रुचि थी और फिर रिसर्च हाँ, में इतिहास की रुचि यानी पूरा, यानी इतनी बहुत ज़्यादा डीप, जैसे मेरे पिताजी का वो विषय था तो वो बहुत ही उसमें डीप गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी थी। अध्यापक, इतिहास के अध्यापन के लिए भी उन्होंने लिखा था। और बीएड डीएड के जो लोग आते हैं सीखने के लिए, उनके लिए काफ़ी किताबें लिखी थी। पर उस तरह से मैंने नहीं काम किया था, पर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो होती है जो मन को भा जाती है। जैसे जोन ऑफ आर्क 8वीं कक्षा में हमें एक था एक छोटा सा जॉन का फोटो था जो फ्रेंच राज्य क्रांति की उद्गाता कहती है। तो छोटा सा फोटो था और एक छोटा सा उसका राइटअप था, किताबों में जैसे रहता है वैसे। तो वो मेरे दिमाग में काफ़ी समय से बैठी हुई थी। तो जब अलियंस फ्रांसे का यहाँ एक कंपटीशन चला पूना में आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 रंग है, यानी उनके जो फ्लैग है, हाँ, तो ब्लू, वाइट और रेड, इन 3 रंगों में आपको काम करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम जोन पे काम करें कुछ, क्योंकि उन्होंने पहले तो वो शेफर्ड की बेटी थी तो ग्रीन, जैसे कैसे ऑस्ट्रिया में जैसे ग्रीन ये हिल्स है सभी, वैसे वो यानी अपने सगे इनको लेके जाती थी, तो वो ग्रीन कलर उसका था। फिर वाइट कलर जो, तो उसको जब यीशु के संदेश सुनाई दिए ऐसे मुझे लगने लगा, तो वो जो भक्ति का रंग है वो वाइट कलर उसमें दिया। और बाद में उसने रक्तरंजित क्रांति की तो उस क्रांति का रंग रेड था, इसलिए ये 3 रंग मैंने चुने और वो वहाँ पे किया था।
ग्रीन नहीं, ब्लू कलर था। जब हमने सीखा था तो हाँ। आपने हमें बताया था कि वो शेफर्ड की लड़की थी, तो वो नीले चराने आकाश जाती के, थी, हाँ, नीला आकाश, नीला आकाश सब ऐसे। तो यानी हरियाली। मेरे इसमें साउंड ऑफ म्यूजिक का ये मेरे दिमाग में था। उसमें साउंड ऑफ म्यूजिक में वो जिस तरह से दौड़ती है इधर उधर, वो ऐसे मुझे लगी कि वो जोन होगी वो इस तरह की, कि नीले आकाश के तले और ग्रीन इसमें वो अपने सब शिव इसको ले जाती होंगी। तो इस तरह से मैंने उनको सोचा था। तो वो मुझे लगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। और उस समय प्राजक्ता, स्वाति, ये सारी लड़कियां मेरे पास थी। तो उनको लेके मैंने वो ये जॉन ऑफ आर्क का किया था। 15 मिनट का ही उन्होंने समय दिया था, उसमें हमने किया था जॉन ऑफ आर्क। तो उस समय उनके जो चेयरमैन थे वो कहने लगे कि इस तरह से हमने अपने जोन का कभी विचार ही नहीं किया है, हमारे लिए तो ये जोन अलग ही दिखाई देने लगी। तो इस तरह से मैंने वो पहला किया था। ये इतिहास का कुछ बातें मुझे लगती है कि वो मेरे काम में आ गई, मेरे आगे वाले इसमें। सिखाना भी एक आर्ट है वैसे, तो वो उस तरह से सिखाती थी, तो वो मेरे मन में तभी से बैठ गया था। तो जब मैंने अनघा घैसास ने मुझे कहा कि हमें थोड़ा सा पर्यावरण पे कुछ करना है, तो मैं तो उछल गई एकदम, चलो कर सकते हैं। यानी आधा तो मेरे दिमाग में था ही, आधा मुझे पढ़ के या ये करके करना था। तो उसमें हमने सृष्टि का आयोजन किया, आभा भी थी उसमें, और वो बहुत अच्छा रहा शो हमारा। और बहुत जगह, तकरीबन 22 जगह पर हमने भारत में किया वो शो, अलग अलग जगह। पहला ओपनिंग ही हमने दिल्ली में किया था। तो बहुत सुंदर हुआ था वो शो, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डाली थी। अचरज क्यों यह बच्चा है, अचरज क्यों यह बच्चा है, मंगल ग्रह का जीव नहीं, मंगल ग्रह का जीव नहीं। अचरज क्यों यह बच्चा है, मंगल ग्रह का जीव नहीं, यह मानव का बच्चा है। हाँ, मानव का ही बच्चा है। अचरज क्यों। वैसे ही इसी प्रकार का जो दूसरा है वो व्योम है। बिल्कुल। व्योम जो है वो ग्रह तारों पे है। यूके की नीलिमा देवी जो है, वो जो वहाँ पे CICD नाम की संस्था चलाती है, उसने कहा था कि रोशन, मुझे एक वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पे कुछ काम करना है। तो बेबीते के पास गई थी वो पहले। तो बेबीते ने कहा कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ूंगी नहीं, तुम रोशन को पूछो। तो मुझे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं, यानी मुझे राशि भी पता नहीं है मेरी, सच बता रही हूँ। तो यानी हमारे घर में तो कोई था ही नहीं, इतना खुला वातावरण था। तो पिताजी का तो इस पे भविष्य पर तो कोई विश्वास ही नहीं था, एकदम ही आगे जाने वाले ऐसे इस तरह के विचारों के थे। तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि देखूंगी मैं। मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसके पिताजी ये सारा देखते थे, तो उनसे मैंने 2-3 बुक्स मंगवा ली है, और उसमें से देख के मैंने फाइनल किया कि इसमें से एस्ट्रोलॉजी तक सीमित नहीं रहा, मतलब नहीं, उसमें ज्योग्राफी आई, फिर एस्ट्रोनॉमी हाँ, आई, फिर मैंने उसके 4 हिस्से किए। उनको एस्ट्रोलॉजी चाहिए था, इसलिए एस्ट्रोलॉजी के कुछ 1-2 प्रसंग उसमें, हर ग्रह के कुछ प्रसंग होते, वो प्रसंग उसमें डाले। दूसरा मैंने उसमें वो उस ग्रह की या उस तारे की क्या पोजीशन है आकाश में, वो देखा एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। फिर उसका मैथोलॉजी के हिसाब से उसका क्या हम भारत में कहते हैं वो देखा, और उसका जो सिचुएशन जो रहती है, वो सिचुएशन क्या कहती है हमको, इस तरह से अलग। इसे 4 प्रकार के हमने वो ये किए। तो इसमें जैसे चांद अगर हमने देखा तो चांद क्या कहता है, कवि कहते हैं तो चांद किस तरह से कहेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में करना हो तो चांद का क्या इफेक्ट मनुष्य जीवन पे पड़ता है। फिर अगर हमको एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखने तो वो हमारा उपग्रह है पृथ्वी का, और सूर्य का और पृथ्वी का जो रिलेशन है उसमें चांद का क्या ये है। इस तरह से हमने काफ़ी है। तो उसमें मुझे वो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है जो अपनी ये करती थी, क्या नाम है उसका, कृतिका करती थी। हाँ, तो कृतिका करती थी। तो वो यानी जो हम लो एंड हाई टाइड एंड लो टाइड का जो रहता है वो प्रसंग मैंने उसमें डाला था। यानी जब
यानी पूरा चांद फुल मून होता था तो तब हाई टाइड कैसे होती थी, और पृथ्वी घूमती रहती थी फिर भी हाई टाइड कैसे थी, लो टाइड कैसे होती थी। इस तरह से वो दिखने में भी यानी नृत्य में दिखने के लिए भी अच्छा रहता था, और यानी सोचने के लिए भी अलग अलग से चीज़ें होती थी। मंगल के लिए वो लोहितांग है, लोहितांग यानी लोहित यानी लोह यानी कॉपर नहीं लोह, तो उसका जो रंग बदलता है कॉपर कलर का होता है, तो वो जो लोहित अंग उसका है वो उसके बारे में कुछ श्लोक लिखे वो हमने लिए थे। कभी श्लोक लिए, कभी कविताएं ली, कभी ऐसे ही ये किया, डिस्क्रिप्शन दिया उसमें। तो इस तरह से हमने वो व्योम 1-1.25 घंटे का पूरा किया था। वो मैंने पहले उधर जाके यूके में जाके उनके बच्चों पे किया था, और बाद में हम पूना में भी किए थे। उस समय वो भी आई थी, वो भी हमारे इसमें नृत्य में शामिल थी। चंद्र, the moon. जब हमने सीखा व्योम तो नृत्य रचना या फिर उसमें जो गिनतियाँ हैं या फिर म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है उसके परे जाके उस ग्रह के बारे में मन में उत्सुकता जो रोशन दीदी ने जगाई, तो अभी भी कभी सुबह 5 बजे 4 बजे जब कोई पोजीशन आकाश में दिखती है तो हम लोगों के एक साथ फ़ोन हो जाते हैं कि अभी ये पोजीशन देखनी है। ये सब एक दूसरे को, अजय भी फ़ोन करता है, रोशन ये देखा कि नहीं, आज शुक्र इधर दिख रहा है और उसके साथ साथ ये ग्रह दिख रहा है। ये सारी हम हर बार यानी तकरीबन महीने में एक बार तो हम बात करते ही इस तरह की, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। रोशन ताई जब आप बेबी ताई के यहाँ जाती थी तो सुबह आपकी अकेले की क्लास चलती हाँ थी, बिल्कुल, पर वो ऐसे आपको परीक्षा का अभ्यास सिखाती थी या फिर हर एक के अंदाज अनुसार नहीं हर एक की? हाँ वो बाद में, अभी शुरू में तो जो यानी उन्होंने 5 लेवल का अभ्यासक्रम शुरू किया, यानी पाठ्यक्रम शुरू किया, उनकी परीक्षाओं का अभ्यासक्रम वो हाँ खुद ही वो पाठ्यक्रम उन्होंने तैयार किया था। पहली लेवल पे क्या करना है, दूसरे पे क्या, और हर एक में थोड़ा सा तत्कार, थोड़ी सी गत निकास, थोड़ी सी अभिनय का छोटा सा कुछ रूप होगा वो उसमें डाला था। तो धीरे धीरे बच्चों को एक एक बात समझ में आती थी। और 3rd ईयर में जाके पूरा यानी एक पूरा पद था, यानी जो ठुमरी थी वो ठुमरी थी, एक कवित्व था अच्छी तरह से, हाथों से हथेली बाजे पाँव से पदमचंग, वो 3rd ईयर में उन्होंने दिया था। तो इस तरह से यानी उन्होंने पाठ्यक्रम बहुत सुंदर बनाया था। तो वो उतना वो करना ये पक्का था और वो एग्ज़ाम देना पक्का था। यानी अगर मैं क्लास में मेरी एंट्री हो गई या किसी और की एंट्री हो गई तो उसको सबके साथ नहीं सिखाया जाता था, उसको पहले अकेले को सिखाया जाता था। और जब वो थोड़ी सी लेवल पे का आ गई तो सबके साथ प्रैक्टिस होती थी, सिखाना हर एक को अलग था। जब मैं सिखाती थी हर लड़की को अलग तरह लेके सिखाती थी, एक साथ 8 लड़कियां खड़ी कर दी और उनको सिखा दिया एक बोल, ऐसे नहीं होता था। तो इस तरह से उनकी कुछ गाइडलाइन थी और यानी उस तरह से हमें काम करना पड़ता था। यानी इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो दिखता है कि 10-12 लड़कियों को खड़ा कर देना और उसके साथ सिखा देना और
हर एक और को सब एक जैसा ही करे करे ऐसे भी नहीं होता, होता। और गलतियां अलग अलग होती है ना हर एक की, तो हर एक को रोक के नहीं करना पड़ता है। फिर हर एक को थोड़ा सा लेसन दो, पर वो लेसन अकेले को देना चाहिए। इस तरह से रोहिणी जी की ये थी। तो पहले 3 साल तक, यानी 4 साल तक तो थर्ड ईयर कंप्लीट होने तक, यानी हमारा जो थर्ड ईयर लेवल का था वो कंप्लीट होने तक तो हम अकेले अकेले सीखते थे। फोर्थ ईयर में शायद थोड़ा सा ग्रुप बन जाता था, और सिखाने समझ में भी फ़र्क पड़ता है ना बच्चों के, फिर तो उसमें समझ में फ़र्क पड़ने से सबको इकट्ठा, फिर जितनी जिसकी गलतियाँ हो उसको उतना समझा दिया कि आगे चल सकते थे। और ऐसे अफ्रीका के टूर से हम जब वापस आए, तब उसके बाद अरुणा को लगा कि मैं भी सोलो सीखूं बेबीते के यहाँ। तो उसने बेबीते को कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर रोशन के साथ शामिल हो जाओ। तो पहले 7-8 साल करीब मैंने अकेला सीखा रोहिणी जी के यहाँ, फिर उसमें अरुणा उसमें शामिल हो गई, तो हम दोनों ने सीखना शुरू किया। तो यानी सोलो के हिसाब से हर एक को अलग अलग सिखाती भी थी और ग्रुप में प्रैक्टिस भी लेती थी। इस तरह से हमारा सीखना वहाँ पे शुरू। कहे रसनायक ब्रिज बनि तन बिध बधिक कहाय, हाय हुई कुल्हासुरी। और जो परीक्षा का अभ्यासक्रम रोहिणी जी ने अपने संस्था के लिए किया था, क्या वो परीक्षा वो खुद लेती थी या फिर कोई और आके नहीं, लेता था? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो हम सिखाते तो हम ही लेते थे। थर्ड ईयर की शरद तय लेती थी, और उसके बाद की जो एग्जाम्स थी वो रोहिणी ते खुद लेती। तो तब डर बहुत लगता डर यानी काफ़ी पसीना क्योंकि वो यानी एकदम ऐसे बैठ के, यानी कुछ गलती हो गई कि इधर दोषी बाबू के पास देखना, कुछ इधर ही देखना, इस तरह वो समझ में आता था कि अब हमारी कुछ गलती हो गई है। और कुछ बोलती नहीं थी ऐसे, मतलब डायरेक्टली किसी को बताया ऐसे नहीं, बाद में? हाँ, कभी कभी होता था, यानी करते करते अगर सिखाना हो तो होता था, पर ऐसे सबके सामने इंसल्टिंग कुछ नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल ही नहीं। और 1-2-3 बातें रोहिणी जी की मुझे ये कहनी थी कि उन्होंने काफ़ी सारी एक अलग माहौल तैयार किया था, यानी बच्चों को सीखने के लिए, सीखने के हिसाब से, यानी तोड़े टुकड़े सिखाना, ठुमरिया सिखाना, पद सिखाना, ऐसे ही नहीं था सिर्फ। उनके इसमें उनका वाचन बहुत अच्छा था, बहुत अलग अलग प्रकार का था, तो उसके पास उनकी चीज़ें भी बहुत थी। तो वो उन्होंने गुरु पूर्णिमा जो शुरू की थी, वो उस समय कन्या शाला में होती थी। तुम ठीक है उस समय? नहीं, कन्या शाला में नहीं। तो उसमें एक बड़ा सा हॉल है उनका ऊपर, तो उसका एक स्टेज है और एक ऐसा लंबा सा हॉल है। तो वो स्टेज पे कभी नहीं होती, स्टेज पे लोगों को बैठाती थी, पीछे वाले लोगों को दिखाई दे इसलिए स्टेज पे लेवल हो जाती थी, और हम नीचे करते थे ऐसे थोड़े लाइट्स वगैरह लगा के। इस तरह से गुरु पूर्णिमा होती थी। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो सीनियर स्टूडेंट है उन्होंने अपनी एक रचना गुरु दक्षिणा के रूप देनी है। ऐसे कुछ मिठाई देनी है देनी, ये कुछ नहीं था। गुरु दक्षिणा के रूप में एक रचना देनी है। उस समय से हमें आदत लग गई कि नई रचना करनी है। एक गुरु पूर्णिमा हो गई कि अगली गुरु पूर्णिमा का दिमाग में चलना शुरू होता है कि अगली पूर्णिमा को हम क्या करें, इस तरह से। तो इस तरह से होता था। और यानी हर जो लड़की है वो कुछ ना कुछ नया करने का सोचती थी, और दूसरे दिन होने के बाद जब हम मिलते थे दूसरे दिन, उस दिन पूरी चंपी होती थी। इसमें मतलब क्या प्रोग्राम देखने के बाद दूसरे दिन उस पे चर्चा भी होती थी। काफ़ी चर्चा होती थी, और पूरी यानी घिसाई होती थी कि क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं होना है। यानी डर डर के ही सब जाते थे उस दिन। यानी जाना तो पड़ता ही था, पर डर के जाते थे कि आज मतलब हर साल करना भी है, और फिर उसके बाद चर्चा भी सुननी, और पहले हमें पूछती थी बेबी कि तुमको क्या लगा, किसके बारे में, किसका अच्छा लगा, किसका बुरा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, ये हमको पहले पूछती थी। और उसके बाद वो अपना ये देती थी, यानी जो कि उनका मत था वो देती थी। तो इस तरह से वो गुरु पूर्णिमा के इसमें मैं तो दूसरे ही तीसरे ही साल से मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में वो देना शुरू कर दिया था। एक बार मैंने और संध्या ने यानी अरुणा ने मत्तताल 9 मात्रे का पूरा किया था दोनों ने मिलके। तब तक मत्तताल सिखाया नहीं था, तो मत्तताल हमने दोनों ने मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद ही हमने वो किया था। तो इस तरह से नई नई चीज़ें करने का कहे तो मेरा कैक्टस उसी समय मेरा किया था पहले
कोरियोग्राफिक जो था वो भी मेरे वो और कई बार वो खुद से विषय भी दे देती थी कि इसी विषय पे करना है, ऐसे था कभी? वो बाद में उन्होंने वो थीसिस के बारे में जी, जो जी, कहा था जी। उस समय किया था वो शायद। तो यानी इस तरह से चैलेंजेस देती थी वो कि ये करना है तुमको। एक गुरु पूर्णिमा का था, दूसरा मासिक सभा। थर्ड ईयर की जो एग्ज़ाम पूरी करती है उसमें मासिक सभा करनी है, यानी हर मंथ को एक लड़की ने करनी है सोलो। और उस सोलो में ऐसे था कि अगर पढ़न करना हो तो वो उसी ग्रुप की कोई होगी थर्ड ईयर की, वो पढ़न करेगी। और किसी को ये करना है क्या, कंपेयर करना है तो वो भी वही करेगी। तो इस तरह से सब लड़कियां सीख जाती थी कि एक प्रोग्राम के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो हर एक को आना चाहिए। इस तरह से वो काम होता था, यानी लड़कियां और काफी बड़ी होती थी मासिक सभा, मतलब काफी समय की होती थी, हाँ, 1.5 घंटे से ज्यादा होती थी। 1-1.5 घंटा तो होती ही थी। यानी एक अभिनय का होना चाहिए, एक पूरा ताल होना चाहिए, तत्कार होना चाहिए अच्छी तरह से, एक छोटा ताल भी उसके साथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती थी। तो तब यानी हर एक को अगले साल तुमको मासिक सभा करनी है अगली बार, ये पक्का हो जाता तो लड़कियां अपने काम में लग जाती थी उस समय। यानी पूरा सभी लड़कियों ने सब काम सीखने चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। ये 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने की थी। और उसमें सोच भी इतनी अच्छी है कि जब तक थर्ड ईयर तक आप सीख जाते हैं तो आपका भी विचार पक्का हो जाता है कि थोड़ा। आपको आगे क्या करना है। और हाँ। जैसे आप सोलो की तैयारी करने लगते हैं तो और भी सोलो की उसके तैयारी अंदर- है, हाँ, जी डेप्थ में काम करने लगते। और इससे बच्चों को लगता है कि मुझे आगे चल के नाचना है। उस समय जो मिलता था प्रोत्साहन सभी दर्शकों से और रोहिणी जी से, उससे लगता है कि मुझे आगे जाके करना चाहिए। यानी वो एक थोड़ी सी आस बीच में मन में लाने के लिए वो इसका उपयोग होता था। मैं उस बात पर फिर से आना चाहूँगी, जब रोहिणी ताई के साथ म्यूजिशियंस होते थे तो उनकी तो बहुत अच्छे से गाने की शिक्षा पहले से हुई थी और वो खुद अपनी रचनाएं रचती थी। हाँ। तो म्यूजिशियंस के साथ वो कैसे काम करती थी किसी रचना के लिए, या फिर खुद म्यूजिक पहले तैयार करती थी या फिर डिस्कशन में वो डिस्कशन भी होता था, कभी कभी वो पहले भी तय करके आती थी। और कभी कभी ये नृत्य रचना करते करते उनको लगता था कि इस तरह के होना चाहिए, तो वो उस तरह से कई बार तो जोशी बुआ ने कई सारी चीज़ों को ये किया है। जैसे घनुवादे गुण गुणा ये जो है अभंग, वो जोशी बुआ की रचना है, यानी काव्य संगीत रचना है जो वो उनकी है। नृत्य रचना तो दीदी के, पर वो उन्होंने किया था। तो शुरू में जोशी बुआ भी काफ़ी सारा म्यूज़िक देते थे और वो बेबी देख को पसंद भी पड़ता था। और बाद में तन्मात्रा का म्यूज़िक तो पूरा का पूरा रोहिणी जी ने तय किया था। उन्होंने उनको जिस तरह से उस पंचमहाभूतों के बारे में कहना था उस तरह से उन्होंने वो, मतलब उनका पहले से दिमाग में सब तैयार रहता था कि म्यूजिक कैसे होगा, काफ़ी सारा रहता था, यानी पूरा संपूर्ण होता था ऐसे नहीं। फिर अजय के साथ या दुष्यों के साथ वो डिस्कस करती थी कि ये मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, फिर वो थोड़ा कुछ बजाते थे, नहीं ये सुर इस तरह से। माधुरी को भी कई बार उन्होंने कहा था कि उनको सुर एकदम यानी वही सुर चाहिए, ऐसे उनका था। माधुरी ने थोड़ा सा चेंज किया, नहीं ये सुर नहीं, मुझे यही सुर चाहिए। क्योंकि खुद हाँ गाना हाँ जानती थी और या उसके बहुत वसंतराव देशपांडे जी के यहाँ सीखा था उन्होंने, तो वो इस तरह से उनका गाना भी यानी स्वर का ये ज्ञान तो बहुत ही अच्छा था, तो वो खुद करती थी वो सारी चीज़ें। तो मतलब वो खुद ही उनकी काफी सारी रचनाएं खुद ही लिखती थी, खुद ही हाँ बिल्कुल उनको बिल्कुल। संगीत देती थी और खुद ही इसका नृत्य रचना भी हो, खुद ही यानी वो समग्रता से उनके दिमाग में आता था कि अब ये इस तरह से अगर करना है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। जैसे अब मुझे संगीत में कुछ ये नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मैं अजय को अगर बोलूँगी तो अजय जो देगा वही मुझे लेना पड़ता है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि नहीं मुझे इस तरह के नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग चाहिए, ये मैंने जो मुझे चाहिए वो मैं शब्दों में बता देती हूँ, पर सुर में वो डालता है ना। तो इस तरह से अगर आप संगीत सीखें तो काफ़ी मदद होती है। तो फिर आपकी याद में कुछ ऐसे किस्से हैं जब आपने वो सब खुद से अनुभव लिया, जब कुछ रचना वो खुद रच रही थी या फिर म्यूजिक हाँ, के साथ काफ़ी सारी रचनाएं। रचनाएं। और तब उस सब प्रोसेस में आप सब शिष्याएं भी रहती थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अगर सामने नहीं हो तो वो सिखाना ही नहीं सकती थी ना। तो वो हम सामने होने के बाद कई बार ऐसे होता था कि
हमारे सामने ही रचना होती थी। जैसे अभी इसने कहा था तन्मात्रा का, तो तन्मात्रा में जल जो है 5 पंचमहाभूतों पर है वो, तो उसमें जल जो ये है, तो जल का ये यानी बूंदे जो होती है बारिश की, उस पर उन्होंने एक डांस बिठाया था और उसकी एक सरगम बनी थी, सरगम थी। उस सरगम पे वो यानी वो कहती थी थेम्बों का नृत्य है वो, तो सिर्फ उस पर वो काम करती। हाँ, और उसके बाद उनको पृथ्वी करनी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि रोशन अंदर जाओ और पृथ्वी करके आओ 10 मिनट में। से ही आपको पूरा वो कॉम्पोजिशन हाँ, करने को कहा दिया। हाँ, अच्छा। तो यानी उनको पता था मैं थोड़ा सा इसमें यानी निसर्ग में मेरा प्रेम है, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ अंदर और पृथ्वी डेवलप करके लाओ। अब पृथ्वी डेवलप करना यानी क्या करना, ये मेरे दिमाग में पहले एकदम और तब उसकी मतलब संगीत की रचना तब नहीं बनी? नहीं, बस कुछ नहीं आपको होता, सिर्फ imagine इमेजिन करना था क्या करना है। तो मैंने अपनी पृथ्वी का यानी शुरू से जो चलता है वो ठंडे कैसे हो गई है, इस तरह से वो काम करना शुरू कर दिया। और पेड़ पौधे कैसे आए, यानी कौन कौन से प्राणी पक्षी थे, वो उसका और पृथ्वी का क्या रिलेशन है, इस तरह के मन में विचार करके मैंने एक 10-15 मिनट में मैंने वो करके उनको दिखाया। तो उसमें मैंने एक पंछी यानी वो सब यानी पृथ्वी के ही बच्चे हैं ना, पेड़ पौधे पंछी प्राणी सभी पृथ्वी के पौधे हैं। तो वो पंछी इस तरह से जाता है और उड़कर ऐसे नीचे आता है, कुछ करता है। तो विते बोली कि ऐसे करो, वो उसका बेटा है बेटी है ना, बेटा बेटी कुछ, तो ऐसे करके उसके कंधे पे आके बैठेंगे वो, और फिर वो उसको पृथ्वी के कंधे पे हाँ आके- पृथ्वी के कंधे पे, यानी अगर मैं पृथ्वी हूँ तो मेरे कंधे पे आके बैठेगा और मैं इसको थोड़ा सा प्यार दूंगी और फिर उठ जाएगा वो, इस तरह से। यानी पृथ्वी किस तरह से माँ के रूप में कैसे दिखती है, ये उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की थी। तो और वो आप ये भी दिखाती थी कि सर्प, हाँ सर्प आएगा, हाँ फिर उसको हाँ, तो ऐसे- हाँ, तो ये सांप अगर यहाँ से जाता है तो पृथ्वी को तो हमको डर लगता है, पर पृथ्वी को तो कोई डर नहीं है, उसका ही बेटा है वो, तो वो निकाल के फिर अपने इसमें से लेती है, इस तरह ये करती है और फिर वो चला जाता है, यानी पहाड़ों पे वो चला जाता है, इधर चला जाता है, उसके ही आंगन में वो खेलता है। इस तरह से वो थोड़ा सा किया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उस तरह तभी से वो तन्मात्रा में पृथ्वी फिक्स हो गई मेरी। तन्मात्रा की और क्या क्या आपकी यादें हैं? क्योंकि वो जो कोई तन्मात्रा देखता है वो उसका म्यूजिक और बहुत नहीं, वो पूरा मतलब म्यूजिक दिमाग बेबी ताई में का ही हर था। बार हाँ, वही- रोहिणी जी का ही म्यूजिक था तकरीबन। थोड़ा सा कुछ इधर उधर थोड़ा सा बताने के बाद किसी ने दिया होगा, अजय ने दिया था उसको, अजय ने दिया होगा कुछ अलग, पर काफ़ी सारा म्यूजिक उन्हीं का था। और तन्मात्रा की कल्पना ऐसी थी कि कपिला वात्स्यायन जो थी, उन्होंने एक बार बेबी ताई को खत लिखा और कहा कि यहाँ पे प्रकृति इस विषय पे कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, प्रकृति यह विषय था और प्रकृति के बारे में यानी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो वो प्रकृति इस विषय पे अपना अपना कुछ रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो आप अपना रिसर्च पेपर जो है वो नृत्य से प्रेजेंट करना। तो फिर बेबी ताई के दिमाग में प्रकृति शुरू हो गई। तो उनका संस्कृत का ज्ञान तो था ही, उनके पास किताबें भी थी अच्छी से, तो वो जैसे हुआ ना उसी तरह का मेरा फिर बाद में अपने सृष्टि के बारे में होगा। मैंने काफ़ी सारे ग्रंथ निकाले, उसमें से सारी चीज़ें, वो उनकी आदत है, उन्होंने सारे ग्रंथ निकाले उसमें से शुरू हाँ, करके फिर हाँ, आज तक आना है। आज तक आना है। तो वो उस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया कि
पहले यानी पहले कौन सा आकाश पहले होगा, फिर उसके बाद वायु होगा, फिर उसके बाद पर्जन्य यानी पानी होगा। इस तरह से वो एक एक के एक उसी हिसाब से आते हैं वो सारे। हाँ, अंत पृथ्वी आती है। तो इस तरह से उनका वो प्रेजेंटेशन था। तो कुछ लोग उनको नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कपिला जी को कहा कि मुझे ये श्लोक इस विषय के मिलने, तो उन्होंने कपिला जी ने उनको कुछ श्लोक भेजे थे। उनका भी कपिला जी का संस्कृत बहुत अच्छा था, तो वो उन्होंने 3-4 श्लोक उनको भेजे थे, उस पर हमने फिर रोहिणी जी ने काम किया था। तो ऐसे यानी संशोधन कैसे करना, ये कैसे करना, ये उन्होंने उनकी यहाँ रचनाओं में से ही हमको सीखने को मिला गया था। जैसे तारी अधिकारी और ये जब हमने किया था, तो फोक क्लासिकल वे में फोक कैसे करना है उसका हाँ फिर उसमें बिल्कुल। तो यानी वो तो फोक दिखना ही भी चाहिए और करते समय भी। और उस समय ऐसे हुआ था कि हमारा काफ़ी जगह हुआ था। तो एक ब्लैक सी के यूरोप में हुआ था ये, तो ब्लैक सी के पास एक बड़ा सा स्टेज था, इतना बड़ा। वो बैले के लिए था, उनके बैले के लिए, उनके 25-30 लोग नाचेंगे तो उनको बहुत सा बड़ा। हमारे लिए तो इतना बड़ा था कि पहले शुरू में हम म्यूज़िक शुरू होता था, हम पहले भागते वहाँ जाते थे और उसके बाद हमारा तकड़मी से शुरू हो जाता। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें उसकी याद है। यानी उस समय हमने इसमें तन्मात्रा में से कुछ 1-2 चीज़ें वहाँ पे की थी उनको समझाने के लिए इस तरह से।